रिसोर्स ना डेवलप होने का रीजन एक लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। चेक करते हैं कि जो रिसोर्स हमें मिला है क्या वो हमारे नेशनल डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है। एक समय था जब इंडिया का वर्ल्ड ट्रेड में पार्टिसिपेशन 20% से ज्यादा था और इनका जो है बच्चा गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप लोगों की स्टडी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग आगे डिस्कस करते हैं जहाँ पे पीछे हम लोगों ने छोड़ा था। तो हमारा टॉपिक था प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज या फिर रिसोर्स की प्लानिंग करने की जरूरत क्या है। अब तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया उससे एक बात तो समझ में आ गया कि रिसोर्स ह्यूमन सर्वाइवल के लिए ह्यूमन सर्वाइवल और क्वालिटी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्वालिटी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, लेकिन प्रॉब्लम इससे ये है कि ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। प्रॉब्लम इज इट्स अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि कल हम लोगों ने देखा भी था कि कैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड ऐसे एरियाज में जो है कितने मिनरल्स वगैरह हैं, बट वहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ों की कमी है, जैसे कि वाटर ले लो, हाई स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स। वहीं अरुणाचल प्रदेश में पानी की व्यवस्था है तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी की कमी है। लद्दाख में टूरिज्म के लिए बेहतर है, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रांग है, तो वहाँ पे रिसोर्स अदर रिसोर्सेज की कमी है। तो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए क्योंकि रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी जरूरी है। तो इसके लिए इसकी प्लानिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के कारण लोग सफर करते हैं, तो इसको प्रॉपर वे से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्लानिंग की जरूरत, प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज। अब रिसोर्स प्लानिंग करने से बेनिफिट क्या होता है? इससे ये होता है हम अवॉइड करते हैं किसी भी तरीके का अवॉइड ओवर यूज, किसी भी तरीके का ओवर यूज अवॉइड करते हैं, या कह लो मिस यूज। सेकेंड, प्लानिंग रिसोर्स जो है हेल्प करता है फेयर डिस्ट्रीब्यूशन में, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन। और आज के टाइम में क्योंकि हमें एक बात ये भी क्लियर हो गया कि रिसोर्सेज जो है बहुत ही ज्यादा नहीं है, इट इज लिमिटेड है, इसलिए इसका जुडिशियस तरीके से यूज करना चाहिए। तो प्लानिंग के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, इन तीन मेजर बातों को जस्टिफाई कर सकते हैं प्लानिंग के थ्रू। प्लानिंग क्यों जरूरत है ये समझ में आ गया, क्योंकि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को जस्टिफाई करने के लिए प्लानिंग की जरूरत है। बट प्लानिंग इटसेल्फ, जब बात करते हैं रिसोर्स की प्लानिंग का, इट्स अ वेरी मच कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। क्या है? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। जब हम लोग प्लानिंग की बात करते हैं रिसोर्स का, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसमें एक बात को इंश्योर करना रहता है, टू इंश्योर कि प्लानिंग इस तरीके से करो टू इंश्योर एफिशिएंट, एक तो अच्छे तरीके से हो सके, जुडिशियस एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स, ताकि लोगों तक बेहतर तरीके से आसानी से रिसोर्सेज पहुंच सके और उसका वो बेनिफिट ले सके। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्या है? क्योंकि इसमें मल्टीपल स्टेप्स हैं। क्यों है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस? क्योंकि मल्टीपल स्टेप्स। जैसे नंबर 1, रिसोर्स को आइडेंटिफाई करना, ये फिगर आउट करना। जैसे कहीं एक जगह हमें आइडिया हुआ कि इस जगह पे रिसोर्स पॉसिबिलिटी है कि वहां पे रिसोर्स, तो वहां पे हम लोग सर्वे करेंगे। क्या प्रोसीजर है? पहले सर्वे किए कि पर्टिकुलर जगह पे जिस तरीके का वहां का जियोग्राफिक लोकेशन है, जिस तरीके के मिनरल्स अवेलेबिलिटी है, हो सकता है पॉसिबिलिटी हो कि जो हमें रिसोर्स की जरूरत हो वो मिल जाए।
सो वहां पे सर्वे किए, वह उसकी सर्वे करने के बाद अगर ये पॉजिटिव रहा तो फिर उसकी मैपिंग की है, क्योंकि ये कितने एरिया में पॉसिबल है इसके एग्जिस्टेंस का। पहले तो हमें ये आइडिया मिल गया सर्वे से कि यहाँ पे मान लो सर्टेन काइंड ऑफ रिसोर्स जो है अवेलेबल हो सकता है। दूसरा, उस एरिया का मैपिंग कितने एरिया में पॉसिबल हो। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम उसकी क्वांटिटी को चेक करेंगे, कितना पॉसिबल क्वांटिटी उसके अंदर हो सकता है, कितना मैक्सिमम हो सकता है अमाउंट में। और फिर हम ये भी चेक करेंगे कि उस रिसोर्स की क्वालिटी क्या है। ये हमारे फर्स्ट प्रोसेस में आइडेंटिफाई में। जब आइडेंटिफाई हो गया, प्रॉपर वे से हमने सर्वे कर लिया, मैपिंग कर लिया, ये सारा काम कर लिया, तो अब बात होती है एक प्लानिंग स्ट्रक्चर तैयार करने का, डेवलपिंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर, कि अब इसको कैसे एक्सट्रैक्ट करना है। मींस हमें ये चेक करना है कि यहाँ पे कौन सी टेक्नोलॉजी की जरूरत है और क्या वो टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो फिर उसको मैनेज करने के लिए किस तरीके के स्किल्ड पीपल चाहिए, किस तरीके के स्किल्ड पीपल चाहिए, पढ़े लिखे, कौन सा उनके अंदर स्किल जो है उनके अंदर डेवलप कराना, ये सारी चीजें। इसके बाद इन सारे स्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन, वो गवर्नमेंटल होना चाहिए कि प्राइवेट होना चाहिए, इस पे भी डिसाइड करेंगे। एक इंस्टीट्यूशन। थर्ड इंपॉर्टेंट, ये भी चेक करते हैं, थर्ड में यहां पे कर रहा हूं, थर्ड ये भी चेक करते हैं कि जो रिसोर्स हमें मिला है क्या वो हमारे नेशनल डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है, नेशनल डेवलपमेंट को सपोर्ट कर रहा है। और अगर वो नेशनल डेवलपमेंट को सपोर्ट नहीं करेगा तो फिर उसका रिलेवेंस क्या है। हमारे अगर कंट्री में देखो कि जब से हमारा देश आजाद हुआ है, सिंस इंडिपेंडेंस, हमारे कंट्री में रिसोर्स को प्रॉपर मैनेज करने के लिए 5 ईयर प्लान्स बनाए जाते थे। आज यही 5 ईयर प्लान्स का जो वर्क है वो नीति आयोग करती है। एक प्लानिंग कमीशन होता था जिसका काम रहता था 5 ईयर प्लान्स को बिल्ड करना। यही 5 ईयर प्लान्स मतलब ये डिसाइड करते थे कि कैसे रिसोर्स को अगले 5 साल कैसे क्या मैनेज करना है। जैसे 1951 में पहला आया और उस टाइम पे हमारा जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल थे वो एग्रीकल्चर रिलेटेड थे। सो इस बात पे फोकस किया गया कि हमें एग्रीकल्चर पे फोकस करके पूरा का पूरा हमें 5 ईयर प्लान डेवलप करना है। और वो सक्सेस भी हुए, उन्होंने अपना टारगेट किया हमें इतना ग्रोथ अचीव करना है, यहाँ पर जो है फार्मर्स का मदद करना है। फिर सेकेंड 5 ईयर प्लान में उनको रियलाइज हुआ कि नहीं, इससे हमारा फास्ट डेवलपमेंट नहीं होगा। तो नेक्स्ट जब उन्होंने 1956 में अगला प्लान आया 5 साल बाद, तो उसमें इन्होंने हैवी मशीनरी पे फोकस किया। हैवी मशीनरी जो आज के टाइम में बहुत सारे मशीनरी और कंपनीज फैक्ट्रीज वगैरह सेटअप हुए हैं छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इस जगह पे, तो ये इन्हीं का देन था हैवी 5। तो कहने का मतलब रिसोर्स प्लानिंग सिंस इंडिपेंडेंस ही चल रहा है। इवन जब इन लोगों को बाद में रियलाइज हुआ कि दोनों मैनेज करना है तो 1961 के बाद इन बोथ यानी इस पे फोकस करना है और एग्रीकल्चरल एक्टिविटी पे भी। तो जो हमारा रिसोर्स हमें जो अवेलेबल हो रहा है, जो मिल रहा है, जो हम डेवलप कर रहे हैं, वो हमारे नेशनल प्लानिंग को भी जो है जस्टिफाई करना चाहिए। क्योंकि ये भी बात ध्यान में रखना है कि हमारा मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन आज भी गरीब है, मिडिल क्लास या बिलो मिडिल क्लास कैटेगरी में जी रहा है। तो उन सब चीजों को तो नेशनल डेवलपमेंट को भी सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है। इतना रिसोर्स प्लानिंग के बावजूद भी हमारे कंट्री में एक प्रॉब्लम आपको फ्रिक्वेंटली देखने को मिल जाएगा, वो है कुछ स्टेट्स ऐसे हैं, कुछ रीजन ऐसे हैं, स्टेट्स और रीजन कुछ ऐसे हैं जो रिच इन रिसोर्स रिसोर्सेज में तो रिच है बट इकोनॉमिकली पुअर
पुअर। ऐसा क्यों है, थोड़ा सा इस पे डिस्कशन करते हैं। ये हमारा कंट्री है, अगर आप फिगर आउट करोगे तो ऐसे स्टेट्स जैसे कि झारखंड, झारखंड जो रिसोर्स में तो रिच है बट वैसे पुअर, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उड़ीसा, इनका प्रॉब्लम अगर आप फिगर आउट करोगे तो लगभग सेम है। इनका प्रॉपर रिसोर्स ना डेवलप होने का रीजन एक लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, वो स्ट्रक्चर जो इकोनॉमी को सपोर्ट करे, कंट्री के अंदर वो हर चीज जो सपोर्ट करे इकोनॉमी को, सपोर्ट ओवरऑल इकोनॉमी। एग्जाम्पल के लिए हम रोड कह ले, रोड इकोनॉमी को सपोर्ट करता है, नो डाउट। कम्युनिकेशन कह लो, जैसे आज के टाइम में इंटरनेट होने के कारण जो है एक अच्छा खासा इकोनॉमी फ्लरिश हो रहा है। ऐसे कई सा हर एक चीज, इवन गवर्नमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन, छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन अगर वो सपोर्ट करता है फास्ट बिजनेस को, इट विल कम्स अंडर द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ऐसी जगह में, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे उड़ीसा, चाहे झारखंड, चाहे और भी अदर स्टेट्स जहां पे ये रिसोर्स तो रिच है, लेकिन वो रीजन जो है वाकई में इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। पहला तो यही हो गया कि लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। उस एरिया को डेवलप करने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा, और इन्वेस्टमेंट ना आने का रीजन सबसे बड़ा अनरेस्ट एमंग ट्राइब्स। आप अगर आज फिगर आउट करोगे तो अभी तो खैर काफी हद तक एक तरीके से एंड ही हो गया है। नक्सल, मॉइस्ट, ये सारे के सारे ऐसे ही रीजन में जो है मिलते हैं। ये वो लोग एक तरीके से मिलिटेंट ग्रुप थे जो हमारे कंट्री के अगेंस्ट ही लड़ाई करते थे। तो ये अनरेस्ट के कारण आपका इन्वेस्टमेंट आएगा नहीं। उससे भी बड़ी बात एक और चीज होता है, लैक ऑफ स्किल्ड लेबर। लैक ऑफ स्किल्ड लेबर होने का रीजन है यहाँ का पुअर एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर हेल्थ इंफ्रा। ऐसे कई सारे मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, ऐसे कई सारे मल्टीपल रीजन जो इनको इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन बना रहा है। एट द सेम टाइम कुछ रीजंस ऐसे हैं जो लैक इन रिसोर्स, मीन्स रिसोर्स नहीं है बट स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी उनकी बहुत अच्छी है। एग्जाम्पल के लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारा कैपिटल दिल्ली। पंजाब आप ले लो, पंजाब, गोवा आप ले लो, और अगर इन सब चीजों में आप फिगर आउट करोगे तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे एग्जाम्पल के लिए दिल्ली का बात कर ले, दिल्ली में जो है सर्विस बेस्ड इकोनॉमी है, सर्विस बेस्ड इकोनॉमी, जैसे कि टीचर, डॉक्टर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये सारे। वहीं गोवा में टूरिज्म है, पंजाब में एग्रीकल्चर बेस्ड, बट इन सब में एक चीज कॉमन आपको मिलेगा, वो है यहां का एजुकेशन सिस्टम
एजुकेशन, आपको स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम मिलेगा। यहाँ का हेल्थ सिस्टम, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी स्ट्रॉन्ग मिलेगा। तो एजुकेशन, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और भी बेसिक नीड्स जो यहाँ पे फुलफिल होती है और उनको स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बनाता है, इररिस्पेक्ट की इनके पास रिसोर्स नहीं है। यहाँ पे टूरिज्म फ्लो हो रहा है गोवा में, अच्छा खासा इकोनॉमिक फ्लरिश हो रहा है। सो ये जरूरी नहीं कि रिसोर्स अगर अवेलेबल हो तो आप इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो भी जाओगे। और अगर आप हमारे कंट्री का स्टोरी देखोगे, देखो एक बात तो क्लियर है, जिस लेवल का हमारे कंट्री में रिसोर्सेज अवेलेबल थे और उसका जिस तरीके से पास्ट में यूटिलाइजेशन होता था, हम लोग एक डेटा से फिगर आउट कर सकते हैं कि साल 1820 के टाइम पे, 1820 के टाइम पे एक डेटा में ये पाया गया था कि इंडिया का जो ट्रेड था वर्ल्ड में, इंडिया का ट्रेड जो था लगभग मोर देन 20% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। बट अंग्रेजों ने इसको जो है एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो हुआ ये, कॉलोनाइजेशन होने का कारण भी हमारा रिसोर्स ही था। जिस टाइम पे ब्रिटिशर्स यहां पर आए 17th सेंचुरी में, 16th सेंचुरी में, जब यूरोपियंस यहां पे आए, वो आए किस लिए? सिर्फ रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा रिसोर्स ग्रैब करके अपने यहां ले गए। और उसका रीजन क्या था? सी, एक बात तो क्लियर हो गया कि हमारे कंट्री में रिसोर्स अवेलेबिलिटी अच्छी खासी थी। कॉलोनाइजेशन, तो कॉलोनी में जब कॉलोनाइजेशन में यूरोपियन कंट्रीज जो आए, उनकी खास बात ये थी कि दे हैड, उस टाइम पर इनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी था। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी था। स्किल्ड इनके पास लेबर थे, स्किल्ड लेबर, जिसके हेल्प से इन्होंने एक्सट्रैक्ट रिसोर्सेस फ्रॉम इंडिया, एक्सट्रैक्ट रिसोर्सेस फ्रॉम इंडिया। और वो इतना एक्सट्रैक्ट की, इतना लेके गए कि ये तो एक मैटर ऑफ डिस्कशन रहता है। आप इसी से इमेजिन कर लो जो अभी मैंने बताया कि एक समय था जब इंडिया का वर्ल्ड ट्रेड में पार्टिसिपेशन 20% से ज्यादा था, और इनका जो है, इनका तो खैर एग्जिस्टेंस नहीं था उस टाइम पे वैसा। और बाद में जब ये लोग छोड़ के गए तो इंडिया का 1% के आसपास था। इवन आप पता करोगे तो यूरोप में एक एक्ट लाया गया था, कैलियो एक्ट। कैलियो एक्ट जो है ये बैन करता था एक तरीके से इंडिया के क्लॉथ को, स्पेशली जो जो मलमल का कपड़ा होता था, ठीक है, जो सिल्क क्लॉथ होता था, इसको बैन, या फिर आपको इसको पहनने के लिए टैक्स पे, मतलब इट वाज अ मैटर ऑफ, कह सकते हो एक तरीके से इसको पहनना जो है ना एक हाई स्टेटस को रिप्रेजेंट करता था। तो दैट टाइम उस लेवल का हमारा इकोनॉमी था। बट मॉडर्न टेक्नोलॉजी और स्किल्ड लेबर इस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया रिसोर्स को, और इस एक्सट्रैक्शन को और फास्ट करने के लिए इन लोगों ने बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए। दे डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे सबसे फेमस चीज, दे बिल्ट रेलवे। इसीलिए ना, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कर सके। दे बिल्ट पोस्ट सिस्टम, पोस्ट ऑफिस, इंफॉर्मेशन इजी वे से ट्रांसफर हो सके। अभी मैं यही आपको एग्जांपल बता रहा था ना, इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड, कम्युनिकेशन, ये देखो इनका एग्जांपल, दीज वर द एग्जांपल जिसके कारण इन लोगों ने कई सारे पोर्ट स्टैब्लिश किए कंट्री में। तो ऐसे मल्टीपल रीजन है। कॉलोनाइजेशन के कारण जो है वो रीजन ही बस इतना था कि रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करना, दैट्स इट, और ज्यादा कुछ रीजन नहीं था। और इसी के कारण जो है ये लोग काफी वेल्दी हुए। और ये किस तरीके से रिसोर्स हुए, इवन एक बुक दादा भाई नौरोजी जी ने लिखा हुआ है, जिसका नाम था ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ, कि कैसे हमारा वेल्थ जो है बह के यूरोपियन कंट्रीज में चला गया। और आज भी यही हो रहा है। जो
इकोनॉमिकली रिसोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रांग है बट इकोनॉमिकली वीक है, उसका रीजन यही है कि वहां के रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और वहां के लोगों में अब आप किसको ब्लेम करोगे? सो दैट इज द रीजन एजुकेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, वो भी राइट ऑर्डर में। आप जो एजुकेशन गेन कर रहे हो एक प्रॉपर ऑर्डर में गेन करना ये भी ज्यादा जरूरी है। अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। सो हुआ यूं कि ओवर कंजम्पशन या कह लो ओवर यूज या वेस्टफुल कंजम्पशन के कारण कई सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, स्पेशली इकोनॉमिक इशू या मेजर एनवायरमेंटल इशू जैसे कि पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन एक्सेट्रा। अपार्ट फ्रॉम एनवायरमेंटल इशू, इकोनॉमिक इशू, इकोनॉमिक इश्यू में क्या है जैसे कि इनइक्वालिटी, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इनइक्वालिटी, इस तरीके का प्रॉब्लम और भी कई अलग अलग तरीकों का प्रॉब्लम। कहीं जगह पे ज्यादा डेवलप्ड है, कहीं पे कम डेवलप्ड है, कोई स्टेट्स ज्यादा पुअर है तो कोई रीजन बहुत ज्यादा गरीब है। सोशल इशू जैसे कि पॉवर्टी, कॉन्फ्लिक्ट्स। तो कहने का मतलब ये था एक यूज ऑफ जो रिसोर्स था उसको अगर इररिस्पॉन्सिबल तरीके से इस्तेमाल हो रहा था तो उसके कारण एक बहुत ही ज्यादा हैवी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगे। तो फिर बाद में ये समझ में आया कि यार कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स जरूरी है। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स का इंपॉर्टेंस समझ में आने लगा। इस कंजर्वेशन को ध्यान में रखते हुए कि रिसोर्स को कैसे कंजर्व किया जाए, कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि अगर गांधी जी की फिलॉसफी पे जाए, गांधी जी का कहना था कि देयर इज एनफ फॉर everyone's need but not for anyone's greed। तो जो हमारे दुनिया में रिसोर्स की अवेलेबिलिटी है वो सफिशिएंट है जिससे हर एक लोगों की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो सके, नीड को फुलफिल किया जा सके। लेकिन अगर किसी का ग्रीड है उसको कंप्लीट नहीं किया जा सकता। तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स के इंपॉर्टेंस को देखते हुए इंटरनेशनल लेवल पे पहली बार फर्स्ट टाइम 1968 में एक ग्रुप बनाया गया जिसका नाम था क्लब ऑफ रोम। ये ये दुनिया का पहला ग्रुप था, फर्स्ट ग्रुप, टोटली फोकस ऑन द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, कि कैसे रिसोर्स को कंजर्व करना है। मतलब ये पहला ऐसा ग्रुप था जिसने कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स को इंपॉर्टेंस दिया। बाद में 1974 में बुक देख ही लेता हूं। बाद में 1974 में एक बुक प्रिंट हुआ जिसका नाम था स्मॉल इज ब्यूटीफुल, स्मॉल इज ब्यूटीफुल बाय E.F. शुमेशर, जो ये एम्फेसाइज कर रहे थे गांधी जी की फिलॉसफी पे। ये बुक पूरी तरीके से गांधी जी के फिलॉसफी पे
जोर दे रहा था। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए सिंपल लिविंग, सिंपल लिविंग पे फोकस कर रहा था। स्मॉल स्मॉल स्केल प्रोडक्शन, जो कॉटेज इंडस्ट्री होता है उसको प्रमोट करना। पीपल पार्टिसिपेशन, यही गांधी जी की भी फिलोसॉफी थी। बाद में फिर 1987 में एक ब्रंटलैंड रिपोर्ट आया, ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट, जिसने नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यू कंसेप्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो ये एक नया कंसेप्ट था जो आज के टाइम में हम लोग इंपॉर्टेंस हम लोग इसका देख रहे हैं। बट ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? आइडिया ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, कि कैसे रिसोर्स को ओवर यूज और वेस्टफुल कंजम्पशन से बचाया जाए। फाइनली अगला जो हमारा इवेंट हुआ इंटरनेशनल लेवल पर, जो रिसोर्स को फोकस में लेके आया, वो था 1992 का अर्थ समिट। सो रिसोर्सेज को कंजर्व करने का एक लॉन्ग हिस्टोरिकल हिस्ट्री रहा है, मतलब एक लंबा एफर्ट रहा है। 1968 में ये रोम क्लब ऑफ रोम, अब ये भी ऐसा नहीं था कि अचानक से एक ही दिन बन जाएगा, एक लंबे टाइम तक प्रयास किया गया था। बाद में 1992 में जब एक ऐसा इवेंट ब्राजील में, जहां पे पूरे वर्ल्ड के मोर देन 100 लीडर्स कम टुगेदर एंड दे डिस्कस अबाउट द कंजम्पशन एंड केयरफुल कंजम्पशन एज वेल एज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, जिसमें बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, क्या हम लोग अगले सेंचुरी में क्या करेंगे, ये सारी चीजों पे जोर दिया गया। तो आगे की चीजें हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।